नमस्कार दोस्तों, द राइजिंग मून बाय सुरेंद्र सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करेंगे 1857 की क्रांति की। किसकी बात करेंगे? 1857 की क्रांति की। इसमें दोस्तों अपन क्या पढ़ेंगे वो चीज बता देता हूं। 1857 की क्रांति में हम सिर्फ बेसिक अभी जानेंगे, उसके बाद में धीरे धीरे अकॉर्डिंग अपन पूरा करेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत आती है वो किससे परमिशन लेकर आती है और किस प्रकार आती है। उसके बाद में मुगल सत्ता पतन होने के बाद में भारत में दूसरी सबसे बड़ी शक्ति जो राजस्थान पर अधिकार किस प्रकार से करती है और उनको ब्रिटिश कह सकते हैं, ब्रिटिश सरकार ने किस प्रकार से खदेड़ा था और खदेड़ने के बाद में भारत पर राज ब्रिटिश ने किस प्रकार से किया था और फिर अंग्रेजों को यहां से भगाने के लिए किस प्रकार से यहां से प्रयास किए जाते हैं, उनके लिए अपन समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अपन बेसिक पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। बात करेंगे 1857 की क्रांति की। यानी 1857 की क्रांति की बात करें, एक कंपनी थी दोस्तों, उसका नाम था EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी लिमिटेड। ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों प्लानिंग कर रही है कहां आने का? भारत आने का। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है? प्लान कर रही है कहां आने का? भारत आने का। दोस्तों ध्यान रहे, इस टाइम ब्रिटेन की जो महारानी थी, इस टाइम ब्रिटेन की जो महारानी की दोस्तों अपन बात करें तो वो थी एलिजाबेथ। कौन थी? एलिजाबेथ। दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है परमिशन लेकर। किससे परमिशन? एलिजाबेथ से परमिशन लेकर। पहला क्वेश्चन यही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आने की प्लानिंग कर रही है, उस टाइम ब्रिटेन की महारानी है। कहां की महारानी? ब्रिटेन की महारानी। कौन है? एलिजाबेथ। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है एलिजाबेथ से परमिशन लेकर। लगभग दोस्तों 1600 ईस्वी की अपन बात कर रहे हैं। लगभग 1600 ईस्वी में यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ जाती है। अब दोस्तों बात ध्यान रहे, उस टाइम में थोड़े समय की अपन बात कर रहे हैं, भारत के बादशाह की बात कर रहे हैं। किसकी बात करें? भारत में किसका राज चल रहा था दोस्तों? मुगलों का राज चल रहा था। तो भारत का मुगल जो बादशाह है, भारत का मुगल बादशाह कौन है दोस्तों? यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 में होती है तो अकबर की जो मृत्यु है वो 1605 के आसपास होती है। तो उल्लेख मिलता है उसके बाद में अपन कुछ समय बाद अकबर के बाद में अकबर का पुत्र बनता है राजा, और उसका मुगल बादशाह कौन बना था दोस्तों? जहांगीर बना था। कौन बना था? जहांगीर, जिसे अपन किस नाम से भी जानते हैं? सलीम। बात ध्यान में रही, ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से एक हॉकिंस नाम का एक आदमी था। कौन था? हॉकिंस नाम का एक आदमी था जो लगभग 1608 ईस्वी के आसपास जहांगीर से मिलने के लिए गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से एक आदमी था जिसका नाम दोस्तों क्या था? हॉकिंस था, जो किससे मिलने के लिए गया था? मुगल बादशाह जहांगीर से मिलने के लिए गया था। यहां पर व्यापार करने की चर्चा वगैरह करने के लिए गया था, लेकिन जहांगीर ने इसको स्पष्ट रूप से मना कर दिया, अनुमति प्रदान नहीं की। इसके बाद में इसकी ओर से एक आदमी और गया जिसका नाम सर थॉमस पढ़ते हैं या सर टॉमस रो पढ़ते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, सर टॉमस रो। वो आदमी भी यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से किसके पास में जाता है दोस्तों? पहली बार मुलाकात करता है लगभग 1615 के आसपास, और मुलाकात में असफल रहता है। क्या रहता है? असफल रहता है। जहांगीर की दोस्तों पत्नी थी, उसका नाम था नूरजहां, जिसे अपन दोस्तों नूर महल के नाम से भी जानते हैं, मेहरुनिसा के नाम से भी जानते हैं। बात ध्यान में रहे, जहांगीर जब सर टॉमस रो आता है उस टाइम में अजमेर दरबार लगा लेता है। कहां लगा लेता है? अजमेर दरबार लगा लिया था। यानी ये अजमेर दरबार दोस्तों क्यों लगाया था? क्योंकि मेवाड़ राज्य को अपने अधीन करना चाहता था, या मेवाड़ रियासत को अपने अधीन करना चाहता था। क्योंकि महाराणा प्रताप जैसे सूरबीर हुए हैं मेवाड़ के अंदर, उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, तो यहां पर अजमेर के अंदर जहांगीर ने अजमेर दरबार लगा लिया। यानी लगभग 1613 से लेकर 1616 तक ये अजमेर दरबार लगाकर यही रहता है। और इस टाइम में ये क्या करता है कि उल्लेख मिलता है मेवाड़ महाराणा अमर सिंह को अपने अधीन करना चाहता है और संधि भी करवाने की जानकारी प्राप्त होती है इसके पुत्र शाहजहां द्वारा। बात आपको करनी है, सर टॉमस रो जहांगीर से मिला लेकिन अनुमति प्रदान नहीं हुई। इसके बाद में कहते हैं कि सर टॉमस रो ने इसका कोटा ढूंढा, यानी सर टॉमस रो ने इसके बारे में खोजा कि भी इस आदमी का नजदीकी आदमी कौन मिल सकता है। तो बात ध्यान रहे, सर टॉमस रो को पता चला किसके बारे में?
नूरजहां के बारे में। आपको पता है जहांगीर नूरजहां का क्या था, कठपुतली खेल था। तो नूरजहां पूरा शासन झुंडा यहाँ पर जमा कर रखती है, बात आपको पता है। जहां ये सर टॉमस रो मिला था नूरजहां से, इसने कहा कि क्या चाहिए कि हम यहाँ पर व्यापार करना चाहते हैं। तो व्यापार करने के लिए बोली कि ठीक है करो। बोले ऐसे नहीं, आपके पतिदेव से हमें चाहिए परमिशन, मिल जाएगी, क्या दिक्कत है। तो उल्लेख मिलता है नूरजहां ने जहांगीर से कहा कि भाई इनको परमिशन दे दो, व्यापार करने दो, अपने को क्या दिक्कत है। तो जहांगीर ने नूरजहां कहा नहीं, ये गोरे हैं, काम के नहीं है, यहां से पूरी गोर बढ़ा देंगे, ये भारत को लूट लेंगे। बोले नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आदमी अच्छा है। लेकिन लेडीज थी, यानी बालट जोगट त्रियाट, 3 हट बड़ा खतरनाक हुआ है। उसी के आधार पर उल्लेख मिलता है नूरजहां ने हट पर लिया। बोले नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप इनको हस्ताक्षर कर दीजिए। तो उल्लेख मिलता है नूरजहां अजमेर दरबार के दौरान, यानी 10 जनवरी लगभग उल्लेख मिलता है कि 10 जनवरी 1616 के अंदर यहां पर इनको व्यापार करने की अनुमति प्रदान की जाती है। व्यापार करने की क्या मिल गई, अनुमति मिल गई, अनुमति। अब देखो अंग्रेज क्या करते हैं। 10 जनवरी 1616 के अंदर सर टॉमस रो ने मुगल बादशाह जहांगीर से भारत के अंदर व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली। कोई बात नहीं, कर ली। यहां तक कि ये बेसिक जानकारी, आपको इतना कॉन्सेप्ट याद रखें कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में भारत आती है एलिजाबेथ से, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ से परमिशन लेकर। उसके बाद में हॉकिंस नाम का एक अंग्रेज अधिकारी 1608 के अंदर जहांगीर से अनुमति या मिलने के लिए आता है, लेकिन इसने यहां पर व्यापार करने की अनुमति इसको नहीं प्रदान की। लेकिन उसके बाद में सर टॉमस रो कई बार मिला था और धीरे धीरे ये आदमी बड़ा तेज था, इसने ऊंटा निकाल लिया और इस नूरजहां से बातचीत करके जहांगीर से 10 जनवरी 1616 को अजमेर दरबार के अंदर भारत में व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर लेता है। ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो ठीक है। लेकिन अब आपको मुगल जो सत्ता है उसमें थोड़ा सा और समझना है, यहां से समझिएगा। मुगल सत्ता, यानी मुगल सत्ता का बादशाह जो है औरंगजेब जब आता है और औरंगजेब की मृत्यु दोस्तों 1607 में हो जाती है, आप सभी को पता है। 1607 में मृत्यु होने के बाद औरंगजेब के पुत्र राजा बनता है। लेकिन धीरे धीरे मुगल सत्ता अंत में जा रही है, मुगल सत्ता का पतन होते हुए जा रहा है। तो जैसे 1607 है, 1607 के बाद में यहां पर मुगल सत्ता का क्या हो रहा है दोस्तों, पतन हो रहा है। मुगल सत्ता का क्या हो रहा है, पतन हो रहा है। इसी प्रकार मुगल सत्ता पतन होने के बाद में अपने को जानकारी मिलती है, बात ध्यान में रहे कि 1757 के अंदर अंग्रेज क्या करते हैं। 1757 के अंदर अंग्रेज पलासी का युद्ध करते हैं। कौन सा युद्ध करते हैं, पलासी युद्ध करते हैं। पलासी युद्ध के बाद में उल्लेख मिलता है 1857 तक, यानी पलासी युद्ध के बाद में अंग्रेजों का 1764 के अंदर बक्सर का युद्ध होता है, उसमें भी अंग्रेज सत्ता जीत जाती है। पहली सत्ता 1757 में पलासी युद्ध के दौरान अंग्रेजी सत्ता प्रारंभ हो जाती है और 1764 के अंदर ये बक्सर का युद्ध जीतते हैं। बक्सर का युद्ध जीतने के बाद 1857 की क्रांति प्रारंभ हो जाती है। यानी इस कार्यकाल के दौरान 1757 से लेकर 1857 तक अंग्रेजों ने अंग्रेजी सत्ता के 100 वर्ष पूर्ण कर लिए थे। कितने वर्ष पूर्ण कर लिए थे, 100 वर्ष पूर्ण कर लिए थे। 1773 के अंदर इन्होंने क्या किया था, 1773 के अंदर राजनीतिक एकीकरण करने के लिए इसने रेगुलेटिंग एक्ट की स्थापना की थी। अंग्रेजों ने राजनीतिक एकीकरण करने के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट की भी स्थापना कर दी थी। बात ध्यान में रहे कि इधर यदि अपन बात करते हैं किसकी, अपने जयपुर रियासत की। पहले थोड़ा सा समझे, बेसिक पार्ट है ये, बेसिक अपने को समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। जयपुर रियासत की बात करें दोस्तों, जयपुर जो क्षेत्र है, जयपुर का राजा था सवाई जय सिंह। जयपुर का राजा था सवाई जय सिंह। गौर से समझे दोस्तों, यहां से बड़ा ही इंटरेस्ट आएगा। सत्ता प्रारंभ किस प्रकार से होती है ये तो आपको समझ में आ गया था। और सवाई जय सिंह जो शासक है, इसकी दोस्तों उल्लेख मिलता है, इसकी बहन है एक, उस बहन का नाम मिलता है अपने को अमर कंवरी। सवाई जय सिंह की बहन है अमर कंवरी। क्या है, अमर कंवरी। सवाई जय सिंह जयपुर शासक है, सवाई जय सिंह की बहन का नाम है अमर कंवरी। अब आपको ध्यान रहे इसकी एक पुत्री भी है, इसकी पुत्री है दोस्तों कृष्णा कंवरी। क्या नाम है, कृष्णा
कंवरी, कई जगह नाम इसका चंद्र कंवरी भी मिलता है, कई जगह इसकी पत्नी का नाम चंद्र कंवरी मिलता है, कृष्णा कंवरी याद रखें। अब दोस्तों बहन जब शादी के लायक होती है तो भाई हमेशा यही चाहता है कि मेरी बहन का रिश्ता कोई अच्छे परिवार में हो। लेकिन उस टाइम की यदि अपन बात करें, 1857 की क्रांति के समय की यदि बात करें, राजाशाही शासन की बात करें, तो इनमें दोस्तों कोई बहन भाई का प्रेम नहीं है। आपको अपने सामने ही पता लग जाएगा कि कौन बहन है, कौन भाई है, कौन भतीजी है, कौन बुआ है। यानी इस चीज का कोई भी मतलब नहीं है, सिर्फ राज सत्ता और पैसा चाहिए। आज के समय में भी यही कंडीशन है, जो पैसा नहीं है उस आदमी की कदर नहीं है दोस्तों। तो देखो जयपुर का शासक है सवाई जयसिंह और इसकी बहन है अमर कंवरी और उल्लेख मिलता है पुत्री है कृष्णा कंवरी। यानी आप याद रख सकते हैं कि जयपुर का जयसिंह और जयसिंह अमर होता है कृष्ण भक्ति करके, ठीक है। ये अपनी बहन का विवाह करने का प्लानिंग करता है, अपनी बहन का क्या करने की प्लानिंग करता है, विवाह करने की प्लानिंग करता है। और विवाह करता है बूंदी में। कहां पर करता है? बूंदी में। और बूंदी का जो शासक है, यहां पर आप थोड़ा सा समझिएगा, मैं मिटा दूंगा बाद में। यानी बूंदी का शासक है दोस्तों बुद्ध सिंह। कौन है? बूंदी का शासक कौन है? यानी बुद्ध सिंह हाड़ा। सवाई जयसिंह अपनी बहन की शादी करता है बूंदी शासक, यानी कहां के शासक? बूंदी शासक बुद्ध सिंह हाड़ा के साथ कर दिया, कोई बात नहीं। यानी बुद्ध सिंह हाड़ा के साथ शादी कर दी। करने के बाद में बुद्ध सिंह के बारे में समझो। ये जो बुद्ध सिंह है अपन कह सकते हैं बूंदी का बुद्ध सिंह, या बूंदी बुधवार को मिली आपको, यानी बूंदी का बुद्ध सिंह। बूंदी का बुद्ध सिंह दलाली करता है, दलाली, और करता है किसकी? उमेद सिंह की। बूंदी का बुद्ध सिंह दलाली करता है किसकी? उमेद सिंह की। क्यों करता है? अमर होने के लिए। क्यों करता है? अमर होने के लिए। ये बात सिर्फ दोस्तों वैसे नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि बूंदी का बुद्ध सिंह दलाली करता है किसकी? उमेद सिंह की। क्यों करता है? अमर होने के लिए करता है। अब देखो बूंदी का जो शासक है बुद्ध सिंह, सवाई जयसिंह ने अपनी बहन का विवाह कर दिया, तो यहां पर कौन आ गई? अमर कंवरी। यहां पर कौन आ गई? अमर कंवरी आ गई। अब कहते हैं कि इन दोनों को संतान नहीं हुई, इन दोनों को संतान नहीं हुई, तो सवाई जयसिंह, जयपुर शासक सवाई जयसिंह के कहने पर इन्होंने एक दत्तक पुत्र, यानी पुत्र, दत्तक का मतलब होता है पुत्र को गोद लेना। क्या मतलब होता है? पुत्र को गोद लेना। इन्होंने एक दत्तक पुत्र को गोद ले लिया जिसका नाम था दोस्तों दलेल सिंह। क्या नाम था? दलेल सिंह। बात स्पष्ट रूप से यहां से ध्यान रहे, सवाई जयसिंह के मन में क्या चल रहा है वो देखो कि बूंदी शासक बुद्ध सिंह दलाली करता है उमेद सिंह की। और क्यों करता है? अमर होने के लिए करता है। शादी कर दी, शादी के बाद में संतानोत्पत्ति नहीं हुई, और सवाई जयसिंह ने क्या किया? अपनी बहन को कहकर दत्तक पुत्र दलेल सिंह को गोद दिलवा दिया। गोद दिलवाने के बाद में बुद्ध सिंह को कि आप ऐसे और ऐसे और ऐसे करके इसको यहां से हटा देता है गद्दी से। राजा कहता है कि अपने पुत्र को राज दे दीजिए। तो कहते हैं बुद्ध सिंह ने राज किसको दे दिया? जय सिंह के कहने पर दलेल सिंह को। दलेल सिंह को राज देने के बाद में सवाई जय सिंह अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का क्या करता है? विवाह। और किसके साथ में कर देता है? दोस्तों दलेल सिंह के साथ में कर देता है। अब हुआ ऐसा, कुदरत का करिश्मा ऐसा ही होता है, जैसे ही कृष्णा कंवरी का विवाह दलेल सिंह के साथ में किया तो इसकी तो लड़की रानी बन गई दोस्तों, राजपाट है, राजघराना हो गया। दोनों तरफ से इसने खींचा, लेकिन कुदरत का करिश्मा क्या हुआ कि जो ये अमर कंवरी बुद्ध सिंह है, इनसे एक पुत्र की प्राप्ति हो गई। उसका नाम था दोस्तों उमेद सिंह। क्या नाम था? उमेद सिंह नाम रखा। अब ये बहन अपने भाई को कहती है कि भाई साहब आपने तो गड़बड़ कर दिया, मेरा बेटा हो गया, पहले मेरा पति राजा था, तो अब राजा भी कौन होना चाहिए? मेरा बेटा होना चाहिए। भाई राजवंश जो है ये कैसे चलता है? वंशानुगत वैसे मतलब बड़े वाले को चलता है। लेकिन अब दोनों बहन भाइयों के बीच में झगड़े होने लगे। दोनों बहन भाइयों के बीच में यानी अमर कंवरी और सवाई जय सिंह के बीच में झगड़े होने लगे। झगड़ा इतना बढ़ता गया कि जय सिंह ने कहा कि तुम्हें जो करना है वो कर ले, लेकिन राजा कौन रहेगा? दलेल सिंह नहीं रहेगा।
और ये अमर कंवरी राजा किसे बनाना चाहती है? उमेद सिंह को राजा बनाना चाहती है। घर का झगड़ा हो गया, लेकिन समस्या क्या हुई, इसने भी बड़ा खतरनाक कदम उठाया दोस्तों। कैसे? ये दलेल सिंह को मारने के लिए प्लानिंग बनाती है, गद्दी से हटाने के लिए, अपने पुत्र को राजा बनाने के लिए। इसने क्या किया कि अमर कंवरी ने राखी भेजी। क्या किया? राखी भेजी। किसको? मराठा सरदार को। किसको? मराठा सरदार को। मराठा सरदार दोस्तों उस टाइम में था मल्हार होलकर। मल्हार होलकर। दोस्तों बात ध्यान रहे, अमर कंवरी ने राखी भेजी थी और किसको? मराठा सरदार मल्हार होलकर को। इनका एक सिस्टम था दोस्तों, ये किसी भी चीज को लूटने का काम करते थे, लूटपाट करते और वापस चले जाते, लूटपाट करते। यानी मुगल सत्ता जो मुगल सत्ता जब पतन के ऊपर आती है तो भारत की पहली, अपन कह सकते हैं भारत की दूसरी सबसे बड़ी सत्ता थी मुगल सत्ता के बाद में मराठा सत्ता, जिसे पिंडारी, मराठा पिंडारी सत्ता जो सबसे बड़ी सत्ता मानी जाती है। यानी अमर कंवरी ने राखी भेजी मल्हार होलकर को कि भाई साहब मैं तुम्हें धर्म का भाई मानती हूं, मेरे लो भाई तो मर गयो, खत्म हो गयो, मेरे लिए भाई में तो की है को नहीं, यानी जीव तो ही मरेड़ो ही है, मेरे लिए टाबर ने राजा बनाया को नहीं, और आपकी बेटी ब्याह खातिर आप दत्तक पुत्र जबरदस्ती गिरवागे और माने बिन राजा बना दियो। तो कहते हैं मराठा सरदार, हाँ बहन अपन तैयार हैं। मराठाओं का सबसे पहले जो प्रवेश माना जाता है दोस्तों वो बूंदी से ही माना जाता है। मराठाओं का सबसे पहले जो प्रवेश माना जाता है राजस्थान के अंदर, मराठाओं का सबसे पहले प्रवेश जो है वो दोस्तों बूंदी से ही होता है। मराठा इतनी बड़ी शक्ति थी जिन्होंने यहाँ पर खूब धीरे धीरे क्षेत्र के अंदर जय सिंह से इनकी लड़ाई होती है और इस क्षेत्र के अंदर लूटपाट मचाते हैं। इस लूटपाट से राजस्थान के जो राजा थे वो बहुत ही परेशान हो गए थे दोस्तों, इतनी लूटपाट की थी। उल्लेख मिलता है कि आगे चलकर मराठाओं ने इतनी लूटपाट की वजह से जयपुर का एक शासक था ईश्वरी सिंह, जयपुर का एक शासक था ईश्वरी सिंह जिसने आत्महत्या कर ली थी। जयपुर का एक शासक मराठाओं से परेशान होकर, आगे एक शासक आएगा ईश्वरी सिंह जिसने इनसे परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। दोस्तों ये महिलाओं की इज्जत लूटते थे और यहाँ धन दौलत जितना मिलते थे उसको लूट पाट करके चले जाते थे, ऐसा इनका नियम था दोस्तों। तो इसके बाद में अंग्रेजी सत्ता यहाँ पर आती है और अंग्रेजों ने लगभग इनके साथ में 3 युद्ध लड़े थे। तीसरे युद्ध के दौरान जब 1817-18 के अंदर अंग्रेज जब इनके साथ में युद्ध करते हैं, इस युद्ध के समय इनकी क्षतियां यानी मराठा और पिंडारियों की जो शक्तियां हैं वो क्षीण हो जाती हैं। क्षीण होने से कहते हैं कि ये अंग्रेजों की अधीनता में आ जाते हैं और अपने जो राजस्थान के जो राजा थे वो चाहते थे कि इनसे निपटारा कैसे मिले, मराठाओं से पिंडारियों से अपना निपटारा कैसे मिले, कोई बाह्य आंतरिक शक्ति अपने को ऐसी मिले जिससे हमारा सहयोग हो, हमें हिम्मत मिले, हमें ताकत मिले जो हमारा सहयोग कर सके। वो भी पहले से चाहते थे, लेकिन उस टाइम में अंग्रेज क्या करते हैं, क्योंकि अंग्रेजी सत्ता भी यहां से प्रारंभ होती है 1757 पलासी युद्ध के दौरान और उसके बाद में 1764 बक्सर युद्ध किया था अंग्रेजों ने और 1857 के समय अंग्रेजों ने अपने 100 वर्ष पूर्ण कर लिए थे और राजनीतिक एकीकरण करने के लिए इन्होंने 1773 के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट की स्थापना की थी। एक बार स्पीड से फिर से बता देता हूं फिर आगे बढ़ते हैं। 1857 की दोस्तों अपन क्रांति की बात कर रहे हैं। इस टाइम यानी ब्रिटेन की महारानी जो इससे पहले की बात करें 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन है, वो तो है दोस्तों ब्रिटेन। क्रांति के समय की बात करें तो क्रांति के समय है दोस्तों, क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी है दोस्तों विक्टोरिया। कौन है? विक्टोरिया। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आती है उस टाइम में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में भारत आई थी एलिजाबेथ से परमिशन लेकर। सर ओकिंग्स मिलते हैं मुगल बादशाह जहांगीर से, भारत का बादशाह था, जिसे परमिशन लेने के लिए जाते हैं लेकिन मना कर देते हैं। सर टॉमस रॉय इसके पास में जाते हैं लेकिन पहली बार मना कर देते हैं। नूर जहां के सहयोग से 10 जनवरी 1616 को अजमेर के अंदर इनकी मुलाकात होती है और व्यापार करने पर हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं। इसके बाद में आपने पढ़ा होगा मुगल सत्ता धीरे धीरे चलकर आगे औरंगजेब के बाद में पतन का कारण बन जाती है। पतन यानी औरंगजेब की मृत्यु 1707 के बाद में पतन बनती है और 1757 के अंदर अंग्रेजी सत्ता पलासी युद्ध करके यहाँ पर धीरे धीरे जमने लगती है। 1764 के अंदर बक्सर का युद्ध करता है और 1857 के अंदर अंग्रेजी सत्ता 100 वर्ष पूर्ण कर लेती है। 1773 के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट की स्थापना करते हैं राजनीतिक एकीकरण के लिए।
जयपुर जो अपनी रियासत है, यानी अपने राजस्थान की अपन बात करें, जयपुर रियासत है। मराठा पिंडारी पहले नहीं आए थे यहाँ पर। जयपुर रियासत का एक शासक था जो 1700 से लगभग 1746 तक रहता है। इनका जो कार्यकाल है लगभग 1700 से 1746 तक रहता है। ये वही शासक है जिसने 5 वेधशालाओं का निर्माण किया था। दिल्ली जयपुर मैं बनाऊं 5 वेधशालाओं का निर्माण किया था। सवाई जयसिंह की बहन का नाम दोस्तों अमर कंवरी है, पुत्री का नाम कृष्णा कंवरी है, और ये अपनी बहन का विवाह बूंदी के शासक बुद्ध सिंह हाड़ा के साथ में करता है, यानी अमर कंवरी यहाँ पर आ जाती है। इसके बाद में इनको कुछ समय तक संतान नहीं हुई। संतान नहीं होने के कारण इसकी भी पुत्री बड़ी हो रही थी, तो इसने क्या किया, जय सिंह ने अपने जीजाजी को जबरदस्ती कहा कि अब आपसे राजपाट नहीं होता है, दत्तक पुत्र गोद ले लीजिए। तो दत्तक पुत्र दलेल सिंह को बना दिया राजा और अपनी पुत्री का क्या कर दिया दोस्तों, विवाह कर दिया। जिस कारण से कुछ समय बाद में अमर कंवरी और बुद्ध सिंह हाड़ा से एक उमेद सिंह नाम की एक संतान पैदा होती है, जिस कारण से बहन और भाई के बीच में, अमर कंवरी और जय सिंह के बीच में झगड़े प्रारंभ हो जाते हैं। और झगड़े प्रारंभ होने के बाद में अमर कंवरी ने मराठा सरदार मल्हार होलकर को राखी भेजकर सहायता मानी कि मार लो भाई जी तो मर गया, अब थे मारो सहयोग करो, मारे बेटे में राजा बनाओ और थे हटा आ जाओ, लूटपाट करो, कोई दिक्कत को नहीं। तो कहते हैं मल्हार होलकर मराठा या पिंडारियों का सबसे पहले प्रवेश जो होता है वो राजस्थान में बूंदी रियासत से होता है और बूंदी रियासत में आते हैं। उसके बाद में वो खूब सारा लूटपाट करने लगते हैं। उसकी वजह से जयपुर के शासक सवाई ईश्वरी सिंह की अपन बात करें, ईश्वरी सिंह ने मराठाओं से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी, ऐसी जानकारी भी हमें मिलती है। धीरे धीरे अंग्रेज यहाँ पर सत्ता बढ़ाने लगे और जैसे ही अंग्रेजों ने 3 बार इससे युद्ध करके, मराठाओं पिंडारियों से युद्ध करके, तीसरी बार 1817-18 में जब युद्ध होता है तो मराठाओं की जो शक्तियां थी वो क्षीण हो जाती है और अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। अब अंग्रेज क्या चाहते हैं वो चीज देखो दोस्तों, अब अंग्रेज क्या चाहते हैं वो चीज देखो, ये बात आपको समझ में आ गई थी। अब मैं आपको बताता हूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, मैं आपको 2 सेकंड का टाइम देता हूं। आगे देखो दोस्तों, ले लिया हुआ, आगे देखते हैं। आगे अंग्रेज अब क्या करते हैं वो देखो कि अंग्रेज बैठे हैं, शक्ति राजस्थान भारत पर अब राज करना चाहते हैं। धीरे धीरे राजस्थान की रियासतों को, राजाओं को मिलने के लिए, पहले भी आपको पता है कि कर्नल जेम्स टोड 1798 के अंदर भारत में आ गया था। कर्नल जेम्स टोड 1798 के अंदर भारत में आ गया था। 1801 में दिल्ली के पास पुरानी नहर की पैमाइश करता है। 1806 के अंदर सबसे पहले उदयपुर आता है। कर्नल जेम्स टोड जो राजस्थान इतिहास का पितामह कहा जाता है, वो राजस्थान इतिहास का वास्तविक पितामह डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा को कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड 1817 से लेकर 1822 तक पश्चिमी राजस्थान यानी मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट के रूप में काम करता है। इसी कारण कर्नल जेम्स टोड की जो मुलाकात, इसी टाइम कर्नल जेम्स टोड की मुलाकात जो है वो होती है कोटा के दीवान झाला जालिम सिंह से वृद्धावस्था में मुलाकात करता है। और मुलाकात करने के बाद में वो कहता है कि हमने पिंडारियों को पराजित किया है, आगे भी करेंगे, राजस्थान के राजाओं का सहयोग करेंगे। तो कोटा दीवान झाला जालिम सिंह क्या करता है कि अपनी पीढ़ी को वंशानुगत चलाने के लिए दीवान पद के लिए परमानेंट गुप्त शर्तें जुड़वा लेता है कर्नल टोड से। अब ये जो शर्तें हैं ये आगे जाकर कुछ समय में परेशान भी करेगी, परेशानी अंग्रेजों के सामने आएगी। अब ये होता क्या है वो देखो। अब राजस्थान के राजाओं से कर्नल जेम्स टोड उकसाने का काम कर रहा है कि भाई आप ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करो, हम आपका सहयोग करेंगे। तो राजा तो पहले से भी चाहते हैं कि हमारे साथ में कोई संधि करने वाला मिले, क्योंकि वो भी मराठा पिंडारियों से बहुत ज्यादा परेशान थे। सबसे पहले इन्होंने, अंग्रेजों ने इतनी ज्यादा लूटपाट नहीं की थी दोस्तों। सबसे पहले तो ये राजाओं के अंदर घुसने का काम करते हैं पॉलिटिकल एजेंट के माध्यम से। अपने यदि बात करें, थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, यानी एक अंग्रेजों ने क्या नीति अपनाई थी वो चीज देखें। यानी अंग्रेजों का एक आदमी था जिसका नाम था दोस्तों, अपन यहां से सिर्फ समझने का प्रयास करेंगे। यानी अंग्रेजों का जो अपन यहां से कर रहे हैं गवर्नर जनरल, इनके जो पद थे दोस्तों, जीजी यानी गवर्नर जनरल और एलजीजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल और एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल, और एजीजी के बाद में था दोस्तों पीए पॉलिटिकल एजेंट। यानी गवर्नर जनरल पूरे भारत को नहीं देख सकता, उसमें एलजीजी बढ़ाए लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल, ये भी पूरे भारत को सिस्टम को नहीं देख सकता। तो इसके बाद में इसने अपने नीचे एजेंट टू गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक इस पद की स्थापना करते हैं अजमेर के अंदर 1832 में, आगे बताएंगे। और ये भी पूरा सिस्टम नहीं दे सकता, राजाओं के पास में क्या क्या रणनीतियां चल रही है, क्या क्या सिस्टम है, तो इसके लिए क्या बना दिए थे, पॉलिटिकल एजेंट बना दिए थे। सबसे पहले बात ध्यान रहे, गवर्नर जनरल अपन बात कर रहे हैं कि लॉर्ड हेस्टिंग्स की बात कर रहे हैं।
एक अंग्रेज था गवर्नर जनरल, उसका नाम था लॉर्ड हेस्टिंग्स। यानी गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग ये क्या काम करता है वो देखें दोस्तों। इनका मुख्यालय यानी कलकत्ता में, यानी गवर्नर जनरल का मुख्यालय कलकत्ता के अंदर बैठा है लॉर्ड हेस्टिंग्स, और ये अपनी राजपुताना रेजिडेंस का एक मालिक है दिल्ली में, यानी दिल्ली में राजपुताना रेजिडेंस है इनकी। और दिल्ली के अंदर अंग्रेज अधिकारी बैठा है। अंग्रेज अधिकारी कौन है? दिल्ली के अंदर कौन बैठा है? अंग्रेज अधिकारी। इन्हीं का एक छोटा आदमी बैठा है अंग्रेज अधिकारी। सामंत लोग भी परेशान थे अंग्रेजों से और मराठों से भी परेशान थे। दिल्ली में अंग्रेज अधिकारी बैठा है, उसका नाम है दोस्तों चार्ल्स मिटकोफ। चार्ल्स मिटकोफ को इसने लॉर्ड हेस्टिंग ने पत्र लिखा। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने चार्ल्स मिटकोफ को पत्र लिखा, अरे भाई क्या हाल है आजकल, क्या कर रहा है? बोले भाई कुछ नहीं कर रहा। अरे कुछ तो करो, बोले क्या करना है? बोले तू क्या कर, राजस्थान की रियासतों के साथ में राजाओं से मिल और उनको अपनी संधि स्वीकार करवा। उसको अपनी संधि स्वीकार किया। पहले गठबंधन, उसके बाद में पार्थी के संधि वगैरह होती है जो विस्तृत रूप से संधि की जाती है। कोटा रियासत ने विस्तृत रूप से संधि की थी। अब यहां से अंग्रेजों ने रणनीतियां क्या क्या अपनाई थी उनके भी बारे में बात करेंगे। अंग्रेजों ने हड़प नीति भी अपनाई थी, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, और इधर अवध में बेगम हजरत महल सतारा से, और इधर भरतपुर से रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद वो क्षेत्र हड़पने, गोद लेने की प्रथा को निषेध बना दिया था। गोद लेने की प्रथा पर रोक लगा दी थी। वो राज्य अपने क्षेत्र में हड़पने लगे थे। बात ध्यान में रहे, गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग ने दिल्ली अंग्रेज अधिकारी को पत्र लिखा कि चार्ल्स मिटकोफ को कि क्या कर रहे हो। इसने कहा कुछ नहीं कर रहा, तो आप राजस्थान की रियासतों से मिलो। किसकी रियासतों से मिलो? राजस्थान की क्या मिलो? रियासतों से मिलो, और सभी राजाओं को ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताकर संधि करवाओ। दोस्तों बात ध्यान में रहिए, राजस्थान में लगभग 3 रियासतों को छोड़कर सारी की सारी संधियों में किसका हाथ है? चार्ल्स मिटकोफ का हाथ है। राजस्थान के लगभग सभी शासकों के साथ में जो संधियां होती है उन संधि करवाने में दोस्तों किसका हाथ है? चार्ल्स मिटकोफ का। राजस्थान में संधियां दोस्तों 1817 में प्रारंभ हो जाती है होना। 1817 के बाद में लगभग 1818 में संधि प्रारंभ लगभग हो गई थी। 1819 के अंदर दोस्तों जैसलमेर रियासत की संधि होती है, और 1823 के अंदर अंतिम जो संधि होती है उसका नाम है दोस्तों सिरोही के साथ में संधि होती है। और ये क्यों हुई थी 1823 के अंदर, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। राजस्थान में सर्वाधिक संधि करवाने के लिए, सर्वाधिक संधि में किसका हाथ है? चार्ल्स मिटकोफ का। संधि करवाने के लिए राजाओं को उकसाने का काम कौन कर रहा था? संधि के लिए राजाओं को उकसाने का काम दोस्तों कौन करता है? कर्नल जेम्स टोड करता है। कौन करता है? कर्नल जेम्स टोड। अपन बात करें लगभग 1718 की बात करें, संधि में उकसाने का काम या सहायता करने का काम कौन कर रहा है? कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान में अपन बात करें, राजस्थान में एक क्षेत्र पड़ता था दोस्तों अजमेर। अजमेर के अंदर सर्वप्रथम अंग्रेज अधिकारी जिसने इस क्षेत्र पर अधिकार किया था वो अंग्रेज अधिकारी था दोस्तों जिसका नाम था डेविड। क्या नाम था? डेविड ऑक्टरलोनी। डेविड ऑक्टरलोनी ने अंग्रेज पर सर्वप्रथम अधिकार करने वाला अंग्रेज अधिकारी, अजमेर पर सर्वप्रथम अधिकार करने वाला अंग्रेज अधिकारी है, उसका नाम है डेविड ऑक्टरलोनी। अजमेर पर सर्वप्रथम अधिकार करने वाला अंग्रेज अधिकारी डेविड ऑक्टरलोनी। इन 10-12 लुगाई और एक लुगाई का नाम भी मिलता है मुबारक बेगम। इसे वेश्या भी कहते हैं, और उल्लेख मिलता है ये एक नर्तक डांसर थी। इसकी एक मस्जिद भी मिलती है दिल्ली के अंदर जो अब तो शायद ढह गई है। तो मुबारक बेगम इसकी पत्नी का नाम है दोस्तों। अब आगे बात ध्यान रहे, राजस्थान की लगभग रियासतों पर संधि करवाने का काम कौन करता है? चार्ल्स मिटकोफ करता है। बात ध्यान में रहे, राजस्थान में अजमेर पर सर्वप्रथम अधिकार करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन है? डेविड ऑक्टरलोनी है। लेकिन राजस्थान के इस साइड में यदि बात करें मालवा क्षेत्र में, तो ये जो क्षेत्र राजस्थान का पड़ता है यानी कौन सा? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये जो 3 क्षेत्र पड़ते हैं दोस्तों, इसके नजदीक एक क्षेत्र लगता था जिसका नाम था मालवा। क्या नाम था? मालवा के अंदर अपन अपने घर में कोई भी आदमी आता है तो हम क्या करते हैं? स्वागत करते हैं। क्या करते हैं? स्वागत करते हैं।
और स्वागत को अपन कहते हैं वेलकम। क्या कहते हैं? वेलकम। तो वेलकम की जगह मालवा का जो अंग्रेज अधिकारी है, मालवा का जो अंग्रेज अधिकारी है उसका नाम है दोस्तों मेलकॉम। क्या नाम है? मेलकॉम। जॉर्ज मेलकॉम कह सकते हैं, जॉर्ज मेलकॉम। यानी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में अंग्रेजों के साथ में संधि करवाना या EIC के साथ में संधि करवाने का काम कौन करता है? जॉर्ज मेलकॉम करता है। यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। यानी अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड हार्डिंग्स पत्र लिखता है कि राजस्थान की रियासतों से संधि करो। तो संधि करने के लिए सर्वप्रथम जो आती है वो करौली की बात कर लेते हैं, उसके बाद में कोटा वगैरह और वगैरह सारी 1818 के अंदर हो जाती हैं। 1819 में जैसलमेर के साथ में होती है और 1823 में सिरोही के साथ में होती है। 1823 में सिरोही के साथ में ऐसे होती है कि इनकी बिगड़ जाती है। भरतपुर शासक रणजीत सिंह और जोधपुर शासक मान सिंह की अंग्रेजों से बिगड़ गई थी। बिगड़ने पर अंग्रेजों ने क्या किया कि मान सिंह को अपने वश में करने के लिए एक स्थापना करते हैं जोधपुर लीजियन की। किसकी? जिसे पूर्बिया भी कहते हैं, जोधपुर लीजियन। जोधपुर लीजियन में जो खर्चा लग रहा था दोस्तों, इस खर्चे के लिए मान सिंह से इन्होंने डीडवाना हड़प लिया था। डीडवाना अंग्रेजों ने हड़प लिया था। यानी जोधपुर लीजियन की स्थापना करके और मान सिंह कहते हैं इसके अंडर में आने के बाद में यहां पर किसकी अनुमति दे देता है? PA रखने की अनुमति दे देता है और जोधपुर लीजियन का सारा खर्चा चलाने के लिए डीडवाना हड़प लेते हैं। इन्हीं अंग्रेजों ने क्या किया था दोस्तों? शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना की थी। शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना 1835 में की थी और इसका मुख्यालय दोस्तों वो था झुंझुनू। क्या था? झुंझुनू। लेकिन इसका खर्चा चलाने के लिए जयपुर से, यानी इसका खर्चा किससे लेते थे? जयपुर रियासत से लेते थे। किससे लेते थे? जयपुर रियासत से इनका खर्चा लेते थे। तो दोस्तों ये तो अपना बेसिक पार्ट अभी तक चल रहा है। 1857 की क्रांति के समय GG, LGG, AGG, PA हुआ करते थे। अब अपन बात करेंगे इसके बाद में कि अंग्रेजों के जो पद बने थे, अंग्रेजों के क्या बने थे? पद जो बने थे, उन पदों पर अपन विशेष तौर से चर्चा करते हैं। इसके बारे में आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। आगे थोड़ी सी बात और करेंगे। अभी क्रांति का भड़कने का कारण क्या होगा? जो